कर दी। डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज ट्रेडिंग का मतलब व्यापार, माल खरीदना और बेचना, उसमें 2-3 खर्चे ही हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। डायरेक्ट खर्चे वो है एक्सपेंसेज जो माल की कॉस्टिंग को बताते हैं, यानी जो गुड्स की कॉस्टिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वो खर्चे है डायरेक्ट। मान लो कोई भी माल आपने 10,000 का परचेज किया, अब उसको गोदाम तक लाने के लिए या तो आपके फ्राइट लगी है यानी कि भाड़ा, या आपको लोडिंग अनलोडिंग के एक्सपेंसेस लगे हैं, मान लो 1,000 रुपये, तो आपने जो माल ख़रीदा है उसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी 11,000। तो जो माल की कॉस्टिंग को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। ट्रेडिंग में फ्राइट लोडिंग हमारी इस टाइप के। अब किसी के मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जो खुद कोई ना कोई माल प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, चाहे तो तेल मिल है, चाहे कोई पेन बना रहा है, चाहे मोबाइल बना रहा है, चाहे कि ये बोर्ड बना रहा है, उसके जैसी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उसके अनुसार उसके जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट है। मान लो किसी माल को तैयार करने में लाइट का खर्चा लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो खर्चा क्या रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेज रहेगा। और ट्रेडिंग में अपने अगर लाइट का खर्चा है तो वो इनडायरेक्ट रहेगा। तो माल को जो इफ़ेक्ट करेगा वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब तेल मिल है तो मान लो बोतल का खर्च है, कैप का है, स्टिकर का है, कार्टन का है, वो सारे खर्चे क्या है डायरेक्ट। उसको भरने के लिए जो लेबर लग रही है वो भी डायरेक्ट में जाएगी। अब बचे हैं इनडायरेक्ट। माल तैयार हो जाए या आपने माल परचेज किया है, आपके पास स्टॉक आ गया, अब उसको बेचने के लिए आपके दुकान में या शॉप में जो जो खर्चे लगेंगे वो सब होंगे इनडायरेक्ट। अब मान लो स्टाफ की सैलरी, 2-3 खर्चे लिख देता हूँ जो रूटीन में सबके काम आते हैं। शॉप या ऑफिस एक्सपेंसेज, उसको जनरल एक्सपेंसेज भी बोल सकते हो, मिसलेनियस एक्सपेंसेज भी बोल सकते हो। बैंक के जो भी कोई खर्चे हैं, बैंक चार्जेज, वाटर एक्सपेंसेज और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज, ये रूटीन के खर्चे हैं, ज़्यादातर सबके यूज़ में आएंगे, सबके खर्च लगेंगे। और शॉप या गोडाउन रेंट, ऑफिस रेंट, ये रूटीन के ऐसे खर्चे हैं जो ज़्यादातर सबके यूज़ आएंगे। क्यों, किसी भी तरह की कोई भी दुकान करे, ऑफिस करे, उसके इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सपेंसेज, बैंक के चार्जेज, शॉप या ऑफिस के जो एक्सपेंसेज, सैलरी, ये खर्चे लगेंगे। और साथ में आजकल सैलरी में आप अकाउंटेंट की सैलरी भी आ सकती है और स्टाफ की भी आ सकती है। और एक आएगा लीगल एक्सपेंसेज, लीगल फीस भी बोल सकते हैं इसको। अकाउंट्स के अलावा जैसे ITR फाइल करवा रहा है या इनकम टैक्स का रिटर्न है या ऑडिट है, वो सारे खर्चे हैं लीगल। या तो आप उसमें लिख दो ऑडिट एक्सपेंसेज, GST रिटर्न एक्सपेंसेज, या आप सीधा लिख सकते हो लीगल एक्सपेंसेज। ये रूटीन में सारे खर्चे सबको आएंगे। स्टेशनरी, अब जो खर्चा आप बाज़ार से कर रहे हो या कोई सामान लेके आ रहे हो तो उसका बिल चाहिए। और किसी का बिल नहीं है, कोई छोटा दुकानदार है, तो आपको एक वाउचर मिलता है बाज़ार में, वाउचर बुक। वो वाउचर बुक में आपको उसका नाम, आपने क्या चीज़ परचेज की है, कोई गाड़ी रिपेयरिंग कराई है, वो विवरण, अमाउंट, आपके साइन, उसके साइन, और उसमें लगेगा एक रेवेन्यू टिकट। अगर जिसका बिल नहीं है उसको आपको वाउचर भर के रेवेन्यू टिकट लगा के, और आपके या मालिक के साइन होंगे और उसके जिसको पैसा दिया उसके साइन होंगे, वो आपके फाइल में वाउचर होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कोई भी खर्चा लिख रहे हो वो मान्य नहीं है, वो डिसअलाउ होगा, उतनी आपके पेनल्टी लगेगी। अब मान लो अपने को कहीं से बिल लेके आए किसी खर्च का और उस पर GST लगा है, मान लो व्हीकल एक्सपेंसेज हो गया, उस पर GST लगा, अपने टायर मंगवाई लिए और उस पर टायर अपने 100 रुपये के मंगाए मान लो,
और जीएसटी लग गया अपना 9 रुपये, 118 रुपये के टोटल टायर आए। उसने अपने को बिल दिया 100 प्लस जीएसटी, या मान लो 1000 10,000 का कर लो, 900 जीएसटी कर लो, 11,800 के टायर लेके आए। उसमें 9,000 10,000 तो आपके टैक्सेबल अमाउंट है, जिस अमाउंट पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल, और ये आपके आ गया CGST और SGST। अब आपको ये सीधी अमाउंट एंट्री करनी है या आपको ये 10,000 और प्लस 900 जीएसटी लगा के एंट्री करनी है, उसका नियम क्या है? खर्चों में जीएसटी का नियम क्या है? जिस पे आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो और उस पर जीएसटी लगा हुआ है, तो उसकी जीएसटी जैसे परचेज की एंट्री करते हैं उस टाइप में ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं। उसमें शर्तें हैं। कोई भी ऐसा खर्चा है जिस पे जीएसटी लग के आया है, तो वो खर्चा आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। आप कोई भी खर्चा कर रहे हो तो उसका बिजनेस में कुछ यूज होना चाहिए। मान लो आपने टायर डलवाए लोडिंग गाड़ी में, वो गाड़ी कहाँ पे यूज आएगी? आपके काम में यूज आएगी, माल के लिए, तो उसका जो जीएसटी आपको मिलेगा। फिर आपके जो खर्चे में एंट्री जाएगी वो 10 जाएगी, 11,800 नहीं जाएगी, क्योंकि ये 900 आपने क्या किया? जीएसटी ले लिया। यानी कि आपके जीएसटी काम आएंगे। जब भी कभी जीएसटी आपको भरना है तो उसमें से यूटिलाइज हो जाएंगे। और जीएसटी नहीं लोगे तो सीधा टायर का खर्चा जाएगा 11,800, और जीएसटी आप क्लेम करोगे तो टायर का एक्सपेंसेस जाएगा 10,000। दोनों चीज़ें नहीं मिलेगी। तो पहला तो नियम है, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए कोई भी एक्सपेंसेस। अब मान लो वही टायर आपने अपनी गाड़ी में डलवाए हैं, पर्सनल गाड़ी है, उसका बिजनेस में कोई यूज़ नहीं है, वो आपके फैमिली में या घर पे यूज़ आती है, तो उस पर बिल तो आप यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन उसका जो इनपुट है वो क्लेम नहीं होगा। आपके जीएसटी आप उसका नहीं ले सकते। आपको सीधी 11,800 की एंट्री सीधी करनी पड़ेगी। क्यों? वो जो खर्चा है आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो आपके पर्सनल यूज़ का खर्चा है, तो उसका जीएसटी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है आपका टर्नओवर। टर्नओवर किसको बोलेंगे? आपकी जो सेल है वो 80% से अबव आपकी होनी चाहिए टैक्सेबल। यानी आपका जो जीएसटी सेल का काम है 80% आपके होनी चाहिए टैक्स वाली आइटम। 15% 20% मान लो आपके फ्री की हो सकती है। अगर आपके सेल ज़्यादातर 60% ही है टैक्सेबल और 40% है आपके जीएसटी फ्री की है, तो आपको कोई भी खर्चे की इनपुट नहीं मिलेगी। तो आपका टर्नओवर है या सेल है वो 80% अबव होनी चाहिए टैक्सेबल, जिस पे जीएसटी लगे। मान लो आपके बिजनेस से रिलेटेड तो है खर्चा। मान लो किसी के पेट्रोल पंप है और उसने टैंकर में टायर वगैरह डलवाए, 2-3 लाख के टायर आएंगे, पर उनके जो काम है वो 80% से नीचे है टैक्सेबल। क्यों? डीजल पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, खाली ऑयल पे लगता है। अब डीजल मान लो 1 करोड़ का सेल हुआ है, तो ऑयल मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार का होगा, 1 लाख का होगा, तो 80% से ऊपर नहीं है उनकी टैक्सेबल। तो उनको ये टायर का जो इनपुट है वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके फर्स्ट जो नियम है वो लागू नहीं हो रहा है। तो दोनों नियम होने चाहिए। ये नहीं है, ये है तो काम नहीं आएगा, ये है और ये नहीं है तो भी काम नहीं आएगा। दोनों नियम होने चाहिए। उसका बिजनेस से रिलेटेड प्लस 80% सेल होनी चाहिए टैक्सेबल। ये दोनों नियम है, तब आप जीएसटी लगा के ले सकते हो। अब एंट्री कैसे करनी है? नॉर्मल एंट्री करते हैं पहले आप सीधी, मान लो आपने। और तीसरा एक नियम है, 10,000 से अगर अमाउंट ऊपर है तो वो ऑनलाइन पेड होनी चाहिए, कैश में नहीं होनी चाहिए। कौन बास क्यों नहीं हो दे कोई नहीं अरे तो नहीं हुई। पेमेंट होना चाहिए ऑनलाइन, यानी चेक से, बैंक ट्रांसफ़र। 10,000 से ऊपर कैश का है। ये नहीं है कि आप 20,000 का बिल है, 10,000 आज दे दो, 10 कल दे दो, वो भी नहीं चलेगा। आपका 10,000 से अगर अमाउंट ऊपर है तो आपको ऑनलाइन पेड करना है, तब आपको उसकी इनपुट मिल सकती है। तीनों नियम आपके साथ में होने चाहिए।
अब मान लो नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं, अभी जीएसटी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, मान लो 11,800 के टायर मंगवाए, तो यहाँ पर कैश या बैंक आ जाएगा। हालांकि 10,000 से ऊपर एंट्री बैंक से करनी पड़ेगी। अब आपको इनपुट नहीं लेनी है तो आप 2 टुकड़ों में कर सकते हो, 5,000 6,000। एक दिन अपने 8,000 की कर दी, या ले लिया अपने व्हीकल एक्सपेंस से। नरेशन में लिखना है टायर का। अब व्हीकल के 2 तरह के खर्चे हैं, एक तो डीजल नॉर्मल सर्विस का जिसपे जीएसटी नहीं है, और एक है जीएसटी का। तो दोनों अलग क्रिएट करने हैं, व्हीकल एक्सपेंसेज नॉन जीएसटी, व्हीकल एक्सपेंसेज जीएसटी। 18 है तो 18, 12 है, जो सारी डिटेल डालनी। दूसरे दिन एंट्री कर ली, मान लो आपने 3,800 की, ये तो हो गई नॉर्मल एंट्री। पेमेंट में जाके एक दिन ये कर ली, एक दिन ये हो गई। अब मान लो इनपुट क्लेम तो नहीं करनी है, लेकिन अपन ने जो बिल या टायर परचेज किए उसका पेमेंट सेम डे नहीं दिया, अगले दिन दिया। अगर सीधा एक दिन में देते हैं पेमेंट तो एंट्री किस में करनी है? F5 सीधी पेमेंट में। अब मान लो बिल है अपने का 10 मार्च का और पेमेंट अपन ने दिया इसको 15 मार्च को, तब एंट्री कैसे करेंगे? कभी माल तो आज लेके आ गए, बिल लिए, उसको पेमेंट 3 दिन बाद में दिया, 4 दिन। अब कैश दिया या बैंक से दिया वो अलग चीज़ है। पहले एंट्री कैसे करनी है? ऐसी एंट्री अपने को करनी पड़ती है F7 में, जनरल में समायोजन की एंट्री है ये। चाहो तो आप F9 परचेज में भी कर सकते हो। परचेज में कब करनी है? जब आपको उसमें जीएसटी क्लेम करना है। अगर किसी एंट्री में जीएसटी आपने को क्लेम नहीं करना है तो आपको F7 जनरल में करनी है। F7 में वही, F9 में वो एंट्री करनी है जिसपे अपन या तो माल परचेज कर रहे हैं वो, या कोई खर्चे की एंट्री है उस पर जीएसटी क्लेम कर रहे हैं। नॉन जीएसटी खर्चे की एंट्रियाँ इसमें नहीं लेनी है, क्योंकि कभी भी चेक करेंगे F9 का जो भी वाउचर, तो उसमें अपने को जिस जीएसटी लिए वही एंट्री दिखे, दूसरी एंट्री ली। बाकी चाहो तो आप दोनों में ऑप्शन में कर सकते हो। यहाँ लिखेंगे व्हीकल एक्सपेंसेस डेबिट 11,800 टू, अगर कैश और चेक से होता तो सीधा आता कैश, बैंक है तो बैंक। अब अपने पेमेंट नहीं दिया तो आपको लिखना है यहाँ पर पार्टी का नेम, जो भी पार्टी, जिस पार्टी से आपने टायर खरीदे हैं वो। व्हीकल अकाउंट एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। अगर पेमेंट में एंट्री करनी है F6 में, F5 में सॉरी, तो भी आप उसको क्रेडिट डेबिट में कर सकते हो। आप अभी जो कर रहे हो सिंगल एंट्री है, आप Ctrl+H करो, वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड। डबल एंट्री में एक ऑप्शन खुलेगा बाई टू या क्रेडिट और डेबिट। बाई का मतलब है डेबिट और टू का मतलब है क्रेडिट। अगर आपके टेली में डेबिट आ रहा है और आपको बाई टू करना है तो वहाँ पर F12 करना है ऑप्शन, रिसिप्ट या पेमेंट में। वहाँ ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर, आपको बाई टू में रखना है या डेबिट क्रेडिट रखना है, दोनों सेम ही है। इसमें भी आप चाहो तो डबल एंट्री करते ही ऐसे ही ऑप्शन आएगा। नीचे पार्टी के नेम की जगह केस। ये अपनी एंट्री हो गई अभी फिलहाल बिना जीएसटी टायर खरीदने की। अब एंट्री क्या करेंगे? उसको पेमेंट कब दिया? 15 तारीख को। उसको करेंगे F5 में, यहाँ पर जिस बैंक से पेमेंट किया है, और यहाँ पर ले लेंगे पार्टी अकाउंट 11,800 और 11,800। अब डेबिट क्रेडिट है तो यहाँ पर पार्टी क्या है? क्रेडिट है, तो अभी यहाँ डेबिट हो रही है और बैंक अपना क्रेडिट हो रहा है। $11,800 तो पहले जनरल एंट्री करनी है और बाद में पेमेंट की एंट्री करनी है। यह है ट्रांसफर एंट्री। कोई भी आप आइटम परचेज करो खर्चे के लिए, या आप स्टेशनरी परचेज कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, और उसका पेमेंट आप सेम डे नहीं दे रहे हो, अगले दिन दे रहे हो, या आप बैंक से पेमेंट दे रहे हो, तो पहले अपने को F7 में जनरल एंट्री करनी है। मान लो चेक से पेमेंट दे रहे हैं दूसरे दिन, तो पहले उसकी जिस डेट की उस डेट में करनी है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, उसको करनी है जनरल में। टू पार्टी अकाउंट, जिस भी पार्टी से स्टेशनरी परचेज की है। अब मान लो डीजल आप लेके आ रहे हो डे बाय डे, रोज़ एक 5,000 2,000 4,000 का बिल है, और उसका जो पेमेंट कर रहे हो आप वो कर रहे हो मंथ एंड में, साथ में।
मान लो उधार का खाता है, रोज कोई अपने से सामान लेके जा रहा है और वो पूरा महीना ख़त्म होने पर जो भी उसकी अमाउंट है वो साथ में ही पेड कर रहा है। तो अपने को बिल की एंट्री कैसे करनी है, जिस दिन का बिल है उसी दिन में एंट्री करनी है, वो करनी है F7 में, उधार की एंट्री। मान लो डीजल है तो डीजल अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, जिस पार्टी से ला रहा हो, मान लो गंगा प्रसाद कंपनी से ला रहा हो, गंगा प्रसाद कंपनी क्रेडिट, उधार की एंट्री है। या मान लो आज माल लेके आए और पेमेंट आज के बाद, कल परसों 2 दिन बाद जब भी देंगे उसकी डेट वो डल जाएगी। अब इसको पेमेंट देंगे, मान लो रोज़ का रोज़ बिल चल रहा है 1000 का, 30 दिन के हो गए टोटल 3 लाख रुपए का टोटल बिल। अब एंट्री करेंगे उसको, पेमेंट जब देंगे मान लो 30 तारीख को उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा बैंक F5 सिंगल एंट्री मोड में और यहाँ पर आ जाएगा GPC 3 लाख। पेमेंट में ऊपर क्रेडिट का ऑप्शन है, नीचे डेबिट का है, और रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हो F6 में तो ऊपर जो ऑप्शन होता है वो डेबिट का है, नीचे होता है क्रेडिट का। सिंगल एंट्री में यही समझना है कि रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट, ऊपर अपने को कैश या बैंक के अलावा दूसरी कोई चीज़ आती नहीं है और ले भी नहीं सकते। ऊपर ऑप्शन क्या आएगा, रिसिप्ट में कैश से किया या बैंक से, पेमेंट में ऑप्शन क्या आएगा ऊपर, बैंक से रिसीव किया या कैश से, नीचे हमेशा पार्टी का नाम ही आएगा। तो सिंगल एंट्री में आपको डेबिट क्रेडिट की चिंता नहीं है, आपने पेमेंट किया है तो F5 में करनी है और रिसीव कर रहे हो तो F6 में। तो ये एंट्री जनरल एंट्री करके इसको करनी है। अब अपना मेन काम है GST की एंट्री कैसे करनी है। मान लो टायर अपन ने परचेज किए 10,000 के, पहला नियम है बिजनेस से रिलेटेड, वो पूरा हो रहा है। दूसरा नियम है 80% से अबव सेल टैक्सेबल, वो पूरा हो रहा है। तीसरा है पेमेंट ऑनलाइन, वो भी पूरा है, तब इसकी इनपुट अपन क्लेम कर सकते हैं। अब एंट्री किस में करेंगे अपन, GST लगा है F9 में करेंगे परचेज में, वहाँ पर डेट, सप्लायर इनवॉइस नंबर, बिल नंबर वगैरह सब सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी है अपने को। और जनरल एंट्री करते हो तब नरेशन में, सारा नरेशन है उसमें डालना आपको बिल नंबर। जैसे जनरल एंट्री कर ली, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू पार्टी, नीचे नरेशन में बीइंग टायर परचेज, बिल नंबर इतने रुपए का टायर है, इतना टैक्सेबल अमाउंट और इतना GST, उसमें सारी डिटेल लिखनी। यहाँ पर आएगी आपके पार्टी अपन ने कौन सी लिखी है, मान लो ABC पार्टी लिखी है, इससे टायर परचेज किया। F9 में करना अपने को, यहाँ पर अपने को व्हीकल का एक, चाहो तो टायर लिख के भी एक्सपेंसेज क्रिएट कर सकते हो, व्हीकल का आप ग्रुप बना सकते हो, जैसे सैलरी का ग्रुप है वैसे ही व्हीकल एक्सपेंसेज का एक ग्रुप क्रिएट करो, उसके अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब व्हीकल संबंधित जो खर्चे हैं, चाहे डीजल का है, चाहे पेट्रोल है, चाहे सर्विस का है, चाहे टायर का है, वो उसके अंडर में आपको सारे लेजर क्रिएट करने हैं। ऊपर टायर एक्सपेंसेज, नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज की जगह व्हीकल एक्सपेंसेज, वो ग्रुप क्रिएट करना। तो मान लो टायर का क्रिएट कर लिया, और आगे आपको अगर GST क्लेम कर रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखना है, GST 18%। उससे पता चल जाएगा कि इस आइटम पर अपन ने GST क्लेम की है। यहाँ पर आएगा आपके 10,000, CGST SGST 900 टोटल जोड़ाएगी अपनी 11,800। पार्टी को 11,800 पेड करने हैं। अपने टायर एक्सपेंसेज में कितना जाएगा, 10,000 ही जाएगा। 900 किस में जाएगा, ये GST में। ये GST यहाँ पर डेबिट हो रहा है। जैसे माल परचेज करते हैं तो भी GST क्या होता है, डेबिट। ये भी अपन ने परचेज ही किया है टायर, ये भी कहाँ जाएगा, GST में। अब कभी भी 1,800 रुपये अपने को भरने हैं GST में, तो ये 1,800 रुपये वहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। ये नहीं है कोई बोल दे GST आपको मिल जाएगा तो अकाउंट में आएगा, अकाउंट में नहीं आएगा। जैसे कई पार्टी क्या कस्टमर बोलते हैं, मैं JCB लेकर आया हूँ 40 लाख की, 30 लाख की, उस पर 12 लाख 10 लाख GST है, आप मेरे GST नंबर कर दो, मुझे ये 10-12 लाख GST का मिल जाएगा। GST का पैसा ऐसा नहीं मिलेगा आपको। GST तो मिल जाएगा, आप जब JCB का यूज़ करोगे, सर्विस किसी को प्रोवाइड कराओगे, तो उस सर्विस का आपको बिल काटना पड़ेगा, उस पर आपको GST लगाना पड़ेगा। मान लो ये मैंने 100 रुपये GST क्लेम कर लिया, ये क्या जाते हैं, डेबिट। अब JCB से मैं अगर काम करवा रहा हूँ, किसी कस्टमर का कर रहा हूँ, तो मान लो उससे मैंने 10,000 रुपये सर्विस के लिए,
तो अब 10,000 पे मुझे इस पर GST लगा के उसको देने पड़ेंगे 900। ये GST मुझे क्या है, आउटपुट है मेरा। मैंने कस्टमर से 10,000 मेरी मजदूरी के, मेहनत के, और 1800 रुपये किसके लिए, GST के। ये GST किसको देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को। अब अपने पास यहाँ पर अगर बैलेंस है, मान लो 1000 रुपये है, तो 900 से 900 अपने पास 100 रुपये बैलेंस बच जाएगा। ये है डेबिट जो खरीदा है, और जो अपन ने सेल किया वो क्या है, क्रेडिट। ये अपन ने किससे लिए, 1800 रुपये कस्टमर से वसूल किए, तो गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। और अपन ने पहले ही गवर्नमेंट को GST दे रखा है, माल जब परचेज किया, तो उसमें से क्या होगा, यूटिलाइज। अब मान लो एक काम और आया, उसमें और 900 रुपये लग गए, और अपने पास बैलेंस कितना है, 100 रुपये। तो डिफरेंस अमाउंट अपने को भरनी पड़ेगी। ये अब 800 रुपये अपने को भरने पड़ेंगे। तो GST ये नहीं है आप कार लेके आओ, कूलर लाओ, ये लाओ, GST ले लो। GST बिजनेस पर्पज़ है तो आप क्लेम कर सकते हो। या आप खाली कोई आइटम या कोई व्हीकल लेके आ रहे हो और आपके कोई यूज़ नहीं है, GST नंबर आपने लिए नहीं है और गाड़ी के लिए ले रहे हो, तो आपको वो GST ऐसे नहीं मिलेगी। आपको वापस इनपुट के साथ में आउटपुट भी करना है। आप किसी चीज़ को लेके आए हो, वो GST आपकी है इनपुट। अब आप सेल करोगे, वो GST आउटपुट। वैसे नहीं है कोई बोल दे मेरे ले लो, ऐसी पार्टी मेरे पास भी 1-2 आई है कि मेरे फाइल कर दो, GST नंबर ले लो, GST मिल जाएगा। ये GST ऐसे नहीं मिलेगा। जो काम करोगे उसके बिल काटने पड़ेंगे, वो यूटिलाइज होगा। ये नहीं है आपके अकाउंट में आ जाएंगे। साथ में ये शर्तें भी पूरी करनी है। तो अब GST अगर क्लेम करनी है तो अपने को क्या करना है, F9 में एंट्री करनी है। तो 1-2 बिल है मेरे पास, जैसे व्हीकल के हैं, टायर के हैं, ऑयल के हैं, वो बिल अपने को ये मानना है अपने बिजनेस से रिलेटेड है और GST क्लेम करना ही है उसका। और एक बिल और है व्हीकल रिपेयरिंग, उस पर भी GST लगा हुआ है, उस पर ये मानना अपने को इसमें GST अपन क्लेम नहीं कर सकते, उसकी खाली जनरल एंट्री करनी है। सैलरी में भी आप जनरल एंट्री कर सकते हो। मार्च की एंट्री समझ लो, जैसे मार्च की सैलरी अपन ने उसको पेड की अप्रैल में। जैसे अपना सेशन है 1/4/2024 से 31/3/2025, अप्रैल की मई की जून। अब मार्च की सैलरी अपन ने कब दी, मान लो 5 अप्रैल 2025। अब टेली में अगर आप मार्च की सैलरी अप्रैल में दे रहे हो तो सन कौन सा आएगा, आपका 24 आएगा। वो अपने को 24 में पेड नहीं करनी है, 25 में करनी है। इसका मतलब वो कहाँ होगी, नेक्स्ट सेशन में। अब खर्चा जिस महीने का है एंट्री उस महीने में करनी है। सैलरी वो कब ले जाए, 2 महीने बाद, 3 महीने, लेकिन अपना खर्चा हो चुका है जिस साल का, उस तो एंट्री क्या करेंगे, F7 में ही करनी है वो एंट्री। सैलरी अकाउंट डेबिट, जो भी आपने नाम क्रिएट किया 10,000। यहाँ क्या करेंगे, सैलरी प्रोविज़न, उसका नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ ए है तो यहाँ ए है, सैलरी प्रोविज़न। ये तो आपके सैलरी अकाउंट नॉर्मल ही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज या सैलरी के ग्रुप में। इसको क्रिएट किस में करना है आपको, बैलेंस शीट में जाएगा प्रोविज़न। जो चीज़ें भुगतान करनी बाकी है या आनी बाकी है, अपने पास पड़ी है, वो कहाँ रहेगी, बैलेंस शीट में। और जो चीज़ हो चुकी है ख़त्म, वो प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे माल लाए, बेच दिया, वो फिर वहाँ ख़त्म हो, पीछे क्या बचेगा, जो स्टॉक है। 100 का लाए, 50 का बेचा, अपने पास क्या रहेगा, 50 का। तो वो 50 का स्टॉक बैलेंस शीट में रहेगा। खर्चे कैश से, बैंक से पेड कर दिए, तो बैंक बैलेंस कैश कम हो गया, खर्चे पेड हो गए, वो वहाँ पर समाप्त है। जो प्रॉफिट है उसमें से खर्चे माइनस होकर जो प्रॉफिट बचेगा वो जाएगा बैलेंस शीट में। तो ये हेड कहाँ जाएगा, प्रोविज़न, अंडर में बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट में एंट्री खड़ी होगी एज ए लाइबिलिटी आपकी, अभी आपको भुगतान करनी है। तो खर्चे की एंट्री होगी अपनी 31/3 में। अब ये बैलेंस शीट में खड़ी है, जब भी आप इसको पेड करोगे, पेमेंट में जाके सीधी एंट्री करोगे, बैंक से या कैश से करो, नीचे सैलरी, मान लो एंट्री कर रहे हैं F6 F5, बैंक या कैश से कर रहे हो, और नीचे ए सैलरी प्रोविज़न। अब वो नहीं लेना ऊपर वाला, अभी क्या लेना है अपने को, प्रोविज़न वाला। अब यहाँ पर ये क्या है, क्रेडिट है, और यहाँ पर एंट्री होगी डेबिट। ये डेबिट और ये क्रेडिट, तो इसका बैलेंस हो जाएगा 0। और चाहो
हर महीने की सैलरी की एंट्री जनरल करनी है तो जनरल भी कर सकते हो। जैसे नियम क्या है, जिस महीने का खर्चा है उस महीने में एंट्री होनी चाहिए, तो आपने इस एंट्री को कर दो 30 अप्रैल को, ठीक है। अब सैलरी उसको कब दे रहे हो, 6 मई को। तो ये पहले एक एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी प्रोविजन। अब यहाँ पर पेमेंट जब करोगे तब कौन सा नाम लेना है, सैलरी प्रोविजन वाला। तो हर एंट्री को भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि वो अप्रैल का खर्चा है तो आप 30 अप्रैल में एंट्री कर सकते हो। अपन क्या करते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अप्रैल का है तो उसको मई में कर दिया तो सीधी पेमेंट में एंट्री कर रहे हैं। तो ये तरीका भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। बंद करो।